बस एक सेकेंड बोलो। हाँ मैं बता दूँ, वही साइन कॉस वाला ना। हाँ मैं तो बच्चों सबसे पहले ये चीज़ समझें, हम जो एक्सरसाइज टू वर्क पावर एनर्जी उसका होमवर्क पहले डिस्कस करना है। ठीक, क्या हुआ? मॉड्यूल नहीं याद? अच्छा, अगर क्वेश्चंस याद हो तो वैसे ही पूछ लो, या किसी और के मॉड्यूल देख के याद कर पाओ तो बताओ। या मैंने सॉफ्ट कॉपी भेज रखी है एक। अरे हाँ फॉर्म। अच्छा, इसमें शायद मेरे पास होगी, उसे देख सकते हो चाहो। मिल गया? ओके। तो बच्चों देखो, सेकंड एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज बच्चों बच्चों मैं स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहा हूँ, एक बार आप देखना। ओके बच्चों, फर्स्ट एक्सरसाइज टू अप टू क्वेश्चन नंबर 10, अप टू क्वेश्चन नंबर 10। कोई किस टॉपिक के करवाने थे? वो कोई नहीं, अभी आप बता देना। वैसे मैंने शायद उसके तो बता दिए थे, फ्लूइड के तो एक दो क्वेश्चन थे, मैंने बता ही दिए थे, वो छोड़ने अभी। और भी अगर कोई आएगा तो मैं हाथों हाथ बता दूंगा, ठीक है? हाँ, फर्स्ट मतलब एक्सरसाइज टू अप टू 10th क्वेश्चन, अप टू 10th क्वेश्चन। देखो आर एस एक्चुअल में कोई ग्राफ है ही नहीं। देखो ग्राफ ये है, इन्होंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है? तो एक्चुअल में कभी भी ऐसे वर्टिकल ग्राफ होता ही नहीं है, वो ड्रॉ करना भी गलत माना जाता है, क्योंकि इसका मतलब ये कि बिना टाइम के वेलोसिटी इतनी बढ़ गई। तो जनरली इस तरह से कोई वर्टिकल ग्राफ ड्रॉ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे अगर तुम देखोगे तो ये कौन सी वेलोसिटी मानोगे, कोई मतलब ही नहीं। तो ये एक्चुअली वो सिचुएशन होती है कि जैसे मान लो बॉल आई, किसी ने बैट से मारा, तो अचानक से वेलोसिटी चेंज हो गई। तो जिस ड्यूरेशन, बैट बहुत कम कांटेक्ट में रहता है, तो अचानक से वेलोसिटी बढ़ गई या कम हो गई, तो इस ड्यूरेशन पे वेलोसिटी डिफाइन नहीं कर सकते। तो जनरली ग्राफ डॉटेड होना चाहिए, बट कई बार ऐसे सॉलिड लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं। तो प्रॉपरली देखा जाए तो ये ग्राफ वैलिड ग्राफ है ही नहीं, लेकिन ठीक है, कई बार वो ड्रॉ किया जाता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है, इन्होंने पूछा कि मैं एक बार ये देख लेता हूँ। द वर्क डन बाई द फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाई द पाथ। वर्क डन पाथ से थोड़ी रिप्रेजेंट होगा, मैं एक बार वापस देखता हूँ। VT graph is obtained as shown in figure. The work done by the force is represented by path PQ, QR, RS, ST। मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं है, वर्क डन रिप्रेजेंट। वर्क डन हुआ होगा, वो बात सही है, लेकिन समझो इन्होंने ये पूछा है वर्क डन बाय द फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय द पाथ। तो वर्क डन तो देखो एक इंटरवल के लिए डिफाइन होता है, तो या तो वो ये बोलते कि इस टाइम से इस टाइम तक वर्क डन किस में। अब देखो क्यू आर में कोई वर्क डन नहीं है, लेकिन क्यू आर से एस टी में देखोगे तो वर्क डन हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो गई। समझ गए ना?
तो मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन उतना ठीक क्वेश्चन ही नहीं है, मतलब ही नहीं है उसका, ठीक है। ओके, पीछे अभिषेक और योगेंद्र डिस्कशन मत करो, ठीक है ना, उस चीज़ का ध्यान रखो। तुम बिल्कुल उस कोने में बैठ जाओ या आगे उठ के आ जाओ, मुझे क्लास में आवाज़, आगे आ जाओ तुम, आगे हाँ, तो बस आवाज़ नहीं है, ध्यान में उस चीज़ का ध्यान रखो, ठीक। ओके, अप टू 10 बच्चों, इसमें कहीं कोई दिक्कत? अप टू 19, अप टू 19 बच्चों कोई दिक्कत? 11th तुम बोलो? 6, तो पहले 6 देख लेते हैं। 6 देखो, ये सीधा सा थ्योरेटिकल है, पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में रिलेशन लिखना है। तो लास्ट टर्म पे हमने डिस्कस किया था, फोर्स इक्वल टू माइनस का डी बाई डी एक्स, ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। हाँ बोलो। अच्छा, मॉड्यूल उससे मांग रहे हो क्या? हाँ लो, तुम्हें चाहिए तुम इससे काम चला सकते हो चाहो तो। चाहिए क्या तुम्हें? मोबाइल दूं क्या? इसमें से शायद डिलीट हो गया। ओके, क्लियर है राधिका? ठीक, ओके, अप टू 10 अभी कोई दिक्कत? अब अप टू 19 तुमने 11 नंबर बोला। देखो मैं बताता हूँ, तुमने क्या किया है, केवल टेंजेंशियल फोर्स कंसीडर किया। अब पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो उस पर दो तरह के फोर्स के कंपोनेंट होंगे, एक टेंजेंशियल, एक सेंट्रीपिटल। देखो तुमने क्या किया है, ये क्वेश्चन हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू 2 एस स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करो, हाफ एम वी स्क्वायर का 2v, वापस v का करोगे तो dv बाई डी एस, ए और ये 2s, ये कट गया। m इंटू एक्सीलरेशन, ये क्या हो गया? फोर्स। लेकिन ये टेंजेंशियल फोर्स, ये कौन सा फोर्स है? टेंजेंशियल। अब तुम्हें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो देखो एम वी स्क्वायर तुम्हारे पास कितना आया? 2as स्क्वायर, यहाँ से डिवाइड बाई आर कर दो, तो ये आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इन दोनों का स्क्वायर अंडर तुम्हारे पास ओवरऑल फोर्स आ जाए, समझ गए? तो ये वैसे मैंने क्लास में डिस्कस किया था और ये एक अच्छा क्वेश्चन रहेगा। चलो खैर कोई नहीं, अभी समझ गए ना? ओके बच्चों, मुझे फिर बताओ, अप टू 19 कोई दिक्कत? 14 देखो, ये शायद इसमें आंसर गड़बड़ थे जितना मुझे याद है, ये हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था। तो बच्चों जो मैंने आंसर बताए हो उस हिसाब से आप मान लो, ठीक है ना। इसमें शायद आंसर गड़बड़ थे जितना मुझे याद है। अप टू 19 बच्चों कोई दिक्कत? 18 ठीक है, ये बच्चों अभी छोड़ना है, इसे छोड़ दो, ठीक है। बच्चों 27 20 ये मैंने क्लास में डिस्कस किया था, फिर भी डाउट मुझसे अलग से पूछ लेना, ठीक है ना। ये टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है, फिर भी अगर दिक्कत हो तो अभी मुझसे क्लास के बाद पूछ लेना। अप टू 27, अप टू 27, अप टू 27, अप टू 34, अप टू 34, अप टू 42। हाँ तो फिर वो तुम्हें निकालना पड़ेगा। जैसे हमने क्लास में क्वेश्चन डिस्कस किया है, तो वो हमें पहले थोड़ी पता था कि cos थीटा 2/3 होता है, वो हमने निकाला था। लेकिन अगर वो तुम्हें पता है तो तुम यूज़ कर सकते हो, मान लो तुम्हें नहीं पता तो तुम्हें वो निकालना पड़ेगा। नहीं नहीं, दूसरा मेथड नहीं, मेथड वही है, बस निकालना पड़ेगा, ठीक है, प्रोसेस वही रहेगी। अप टू 42 बच्चों कोई दिक्कत? अप टू 51, अप टू 51, up to 60, up to 60, up to 67, up to 67, up to 76, up to 76, 66। देखो फिगर शोज फ्रिक्शनलेस एज्यूम, ठीक है, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो वो नीचे कितना आ रहा है, नीचे कितना आ रहा है? आर,
तो अगर R नीचे आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगा mgr। चूंकि नीचे आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो माइनस, बस खत्म। वो R हाइट नीचे आया तो माइनस mgr, कम हो रही है उस वजह से माइनस। अप टू 76, अप टू 83, अप टू 87, 85, हाँ तुम बोलो बोलो। चलो 85 पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इन इलास्टिक कॉलिजन, बच्चों ये कॉलिजन से रिलेटेड है, आगे के चैप्टर का है तो बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी बस मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ, अगर ज़्यादा डाउट हो तो फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक बार रीड कर लेता हूँ किस तरह का क्वेश्चन है। इन एन इलास्टिक कॉलिजन ऑफ टू बॉडी द मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ ईच बॉडी इज कंजर्व। तो बच्चों ये गलत है, मोमेंटम हर एक बॉडी का कंजर्व नहीं होता है, सिस्टम का कंजर्व होता है। एनर्जी भी बॉडी की कंजर्व नहीं होती है, सिस्टम की होती है, तो वो गलत है। बाकी डिटेल में आगे आ जाएगा। आगे, इफ टू बॉडी स्टिक टू ईच अदर आफ्टर कोलाइडिंग द कोलिजन इज सेड टू बी परफेक्टली इनलास्टिक। वो बच्चों बात सही है, अगर कोलिजन में बॉडी चिपक जाती है तो उसे परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन कहते हैं। तो पहला गलत, दूसरा सही। अगर थोड़ा पता हो तो ठीक है, वरना बाद के चैप्टर में आ जाएगा, ठीक है। ओके, अप टू 87 बच्चों, 70, ठीक। देखो ये भी शायद मैंने क्लास में डिस्कस किया था, मुझे याद आ रहा है। कोई डाउट हो मुझसे भी बाहर पूछ लेना, ठीक है। ओके बच्चों, अप टू 90, इसमें कोई दिक्कत? 87, द कंजर्वेशन ऑफ काइंड, ये भी कॉलिजन का ही है, चाहो तो छोड़ ही दो अभी, ठीक है। कौन सा है? द प्रिंसिपल, हाँ ये भी बच्चों कॉलिजन का ही है, छोड़ दो। और ठीक है, तो बच्चों एक्सरसाइज 2 अपनी ओवर होती है, या हम बोल सकते हैं वर्क पावर एनर्जी ओवर होता है। फिर भी किसी का कोई डाउट बच सकता है तो वो मुझसे क्लास के बाद आराम से पूछ सकता है, ठीक है। ओके, अब बच्चों एक क्वेश्चन मैंने आपको इसमें से दिया था, अगर आपको याद हो, ये वाली सीट से, ठीक है बच्चों। सेकंड नंबर, इसमें किसी का आंसर आया? और कोई उसके अलावा? और कोई? सही है बच्चों, सही है। देखो इसमें बच्चों करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। लास्ट टर्म में बच्चों हमने डिस्कस किया था NAB ओमेगा। नंबर ऑफ टर्न्स बच्चों देखोगे तो 5000। एरिया बच्चों तुम्हें दिया है 0.25। अब मैग्नेटिक फील्ड बच्चों जो ये है, ये भी बच्चों SI यूनिट ही होती है। ओमेगा के लिए बच्चों तुम्हें सीधी सीधी फ्रीक्वेंसी दे दी है 100 साइकिल पर सेकेंड, मतलब फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई इंटू 100, ठीक है। अब बच्चों समझो, देखो 2 और 1 3, तो 3 जीरो हम इनको एडजस्ट कर देते हैं इसके थ्रू, 3 जीरो एडजस्ट हो गए। 25 दूनी 50, 50 इंटू 5 250, 250, और इस साइड का पूरा मामला अपना हो गया। इधर 200 पाई, चेक करो बच्चों अगर कोई मिस्टेक। 5000 इधर नहीं, यहाँ तक तो सब सही, यहाँ सही है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 25 दूनी 50 और 3 पाई। अब 50, इसको 3.14, तो लगभग 150, और ये 10 की पावर 3, तो लगभग 150 किलो वोल्ट के आसपास। 150 किलो वोल्ट के आसपास अपने पास एक ही ऑप्शन है, फोर्थ। आंसर बच्चों क्या आ जाएगा? फोर्थ। तो बच्चों केवल फॉर्मूला लगाना है, उसमें वैल्यू पुट करना है, अपना आंसर। बोलो बच्चों इसमें कहीं कोई दिक्कत? समझ गए इसे? ठीक है। अब बच्चों लास्ट टर्म पे जो मैंने डिस्कस किया था उसे एक बार फास्टली देख के फिर हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो बच्चों समझो। देखो AC जनरेटर बच्चों इस तरह से था। AC जनरेटर में बच्चों हम करते क्या है, एक कॉइल को घुमाते हैं, एक कॉइल को घुमाते हैं। कॉइल को घुमाने से क्या होता है? एंगल बदलता है। एंगल बदलने से क्या होता है? फ्लक्स बदलता है। अब फ्लक्स अपने पास होता है N इंटू बी डॉट ए, यानी कि NAB cos थीटा। थीटा बच्चों क्या है? ओमेगा टी। EMF बच्चों होता है माइनस का d∅/dt।
तो माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी करोगे तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, ये साइन ओमेगा टी और इसका ये हो जाता है मैक्सिमम ईएमएफ ई नॉट एन ए बी ओमेगा। करेंट चाहिए तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो एन ए बी ओमेगा अपॉन रेजिस्टेंस, वो हो जाएगा मैक्सिमम करंट। क्लियर है? अब बच्चों फ्लक्स देखोगे, फ्लक्स, तो फ्लक्स बच्चों कॉस फंक्शन है तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, और ईएमएफ देखोगे तो वो तुम्हारे पास साइन फंक्शन है तो वो कुछ ऐसा बनेगा। इसी में डाउट था या किसी और में? हाँ, तो देखो फ्लक्स कॉस फंक्शन है तो कॉस फंक्शन का ग्राफ और ये साइन फंक्शन का ग्राफ, ये हो गया। अब मैक्सिमम फ्लक्स ये है, कितना है, एन ए बी, और मैक्सिमम ईएमएफ ई नॉट, ये भी मैक्सिमम ही माना जाएगा, बस नेगेटिव डायरेक्शन। तो ये अपना ग्राफ बन गया, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब बच्चों वापस समझो, ये अपना ग्राफ बन गया, कोई दिक्कत? यहाँ पे एक खास बात तुम्हें जो याद रखनी है कि जब फ्लक्स जीरो है तब ईएमएफ क्या है, मैक्सिमम, और जब फ्लक्स मैक्सिमम है तो ईएमएफ क्या है, जीरो। तो जब फ्लक्स मैक्सिमम होगा तो ईएमएफ जीरो होगा, जब ईएमएफ मैक्सिमम होगा तो फ्लक्स जीरो होगा। ये चीज क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन? तो यहाँ तक बच्चों हम कर चुके थे, यहाँ तक बच्चों हम कर चुके थे। हाँ, ग्राफ में कोई और डाउट हो तो पूछो। क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है अभी? ठीक है। अब बच्चों इसके बाद की चीजें फिर हम डिस्कस कर रहे हैं। हेडिंग बच्चों लिख लो, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट शॉर्ट में बच्चों इसको एसी बोल देते हैं, एसी, अल्टरनेटिंग करंट। बच्चों ये चैप्टर का नाम है, ये चैप्टर का नाम है। अल्टरनेटिंग करंट तो शायद मैंने पहले ही चैप्टर का नाम तो लिखवा ही दिया ना। हाँ, तो हेडिंग ये लिख लो, कांस्टेंट करंट। चैप्टर का नाम तो हम पहले ही लिख चुके हैं, है ना? तो कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट करंट, ठीक है। तो बच्चों जिससे मैं पूछूं वो आंसर दे, समझो। बच्चों ये एक रेजिस्टेंस, ये एक बैटरी, मान लो ये 10 वोल्ट की है, ये 2 ओम। पल्लवी तुम मुझे बताओ इसमें करंट कितना फ्लो करेगा? पल्लवी नाम है तुम्हारा? हाँ, बोलो करंट कितना फ्लो करेगा? देखो ध्यान से, अगर बता पाओ तो बताओ, बहुत आसान है। करंट, केवल करंट। ओके, राधिका तुम बताओ। नहीं, 5, ठीक है। देखो पल्लवी अगर याद हो, ओम्स लॉ हमसे क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। तो V इक्वल टू आई आर, वोल्टेज कितना है 10, अब रेजिस्टेंस 2, तो करंट कितना आ गया 5। बोलो बच्चों इसमें कहीं कोई दिक्कत? ठीक है। अब अभिषेक तुम मुझे बताओ, हाँ तुम मुझे बताओ करंट किस तरफ फ्लो करेगा या कैसे फ्लो करेगा? सही है, ये प्लस होता है, ये माइनस, तो जो 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा वो ऐसे फ्लो करेगा। बच्चों अब पल्लवी ये समझ पाई तुम, राधिका तुम समझ पाए? ठीक है बच्चों, इसमें अभी किसी को कोई डाउट? अब बच्चों मुझे बताओ जो करंट 2 एम्पियर है वो कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? फिक्स है। उसकी डायरेक्शन ऐसे है या कभी बदलेगी, ऐसे ऐसे होती रहेगी या यही रहेगी? तो बच्चों यहाँ डायरेक्शन भी फिक्स है, मैग्नीट्यूड भी फिक्स है। डायरेक्शन भी फिक्स है, मैग्नीट्यूड भी फिक्स है। इस तरह के करंट को हम बोलते हैं कांस्टेंट करंट। इस तरह के करंट को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट करंट। इतना समझे बच्चों? 5 एम्पियर, सॉरी मैंने इसमें गलत लिख दिया बच्चों, 5, तुमने 2 बोला था 5 बोला था? अच्छा ठीक है, मैंने गलत लिख दिया, ठीक है, 5 एम्पियर। तो इस करंट का बच्चों मैग्नीट्यूड फिक्स है, डायरेक्शन फिक्स है, इस करंट को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट करंट। इसी को बच्चों हम कांस्टेंट डीसी भी बोल देते हैं, कांस्टेंट डीसी भी बोल देते हैं। डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट, और इसी को हम डीसी भी बोलते हैं। सिंपली अगर हम डीसी बोल रहे हैं तो वो यही चीज है। अब बच्चों जो मैं करंट के लिए डिस्कस कर रहा हूं वो वोल्टेज के लिए भी वैलिड है। जैसे ये वोल्टेज 10 है तो 10 ही रहेगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। इसका ये वाला टर्मिनल हमेशा प्लस होगा, ये वाला हमेशा माइनस होगा। तो इस तरह के वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट वोल्टेज या डीसी वोल्टेज या सिंपल डीसी। समझ पाए?
तो यही बच्चों मैंने इसमें कांस्टेंट करंट में लिखा है, इफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ रिमेन कांस्टेंट देन इट इज कॉल्ड कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट डीसी और डीसी। बच्चों ये लाइन समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत? इसे बच्चों हटा दूं, कर लिया ना सबने? ठीक ना, जल्दी कर लो बच्चों, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं। बोला रहा हूं, कोई डाउट हो? ठीक, हाँ बोलो। देखो हम रेजिस्टेंस में डायरेक्शन देखते हैं, जैसे ये रेजिस्टेंस है तो इस सर्किट में डायरेक्शन हमेशा इधर है, या हम ऐसे बोलते हैं कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, पूरे परिपथ में देखोगे तो हमेशा क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, ऐसा नहीं कि वो कभी एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए। तो उस तरह से डायरेक्शन डिफाइन करते हैं। ये करंट कोई वेक्टर नहीं है कि हम ऐसे और ऐसे डायरेक्शन सोचें, समझ गए? ओके बच्चों, अभी इसमें कोई दिक्कत? ये वाला पॉइंट सब समझ गए ना कि कांस्टेंट करंट क्या होता है? किसी को भी दिक्कत? ठीक है, अब इसे बच्चों में हटा रहा हूं, समझ गए ना? ये कर लिया सबने? कर लो। ठीक है बच्चों, बच्चों हटा दूं इसे, अभी पल्ले भी हटा दूं। बच्चों हैंड राइज करें जो कुछ पूछ रहा हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। देखो ईएमएफ का फ्लक्स से कोई लेना देना नहीं। जैसे आप ये मान लो एरोप्लेन फिक्स रफ्तार से चल रहा है 500 किलोमीटर पर आवर, एक्सीलरेशन क्या है? जीरो, क्योंकि वेलोसिटी फिक्स है। भले ही एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी बहुत ज्यादा है बट फिर भी एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो, क्योंकि वो वेलोसिटी अपॉन टाइम नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो फ्लक्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, बना रहे ज्यादा, उससे मतलब नहीं। फ्लक्स में चेंज कितना तेजी से हो रहा है उससे मतलब होता है। तो फ्लक्स भले ही जीरो हो लेकिन अगर तेजी से चेंज हो रहा है तो उसमें ईएमएफ आएगा। जैसे टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी भले ही जीरो होती है लेकिन एक्सीलरेशन होता है, समझ गए? ओके चलें बच्चों आगे। अब बच्चों फिर देखो, ये हमने पढ़ लिया कांस्टेंट करंट या कांस्टेंट डीसी। अब बच्चों समझना, जैसे एक सिंपल एग्जांपल समझो। मान लो तुमने कई बार बैटरी लाके लगा दी, बैटरी लाके लगा दी, आपने कोई बल्ब जला दी, तो तुमने देखा होगा जो सेल से बल्ब जलते हैं शुरू में तो बढ़िया ग्लो करते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है, बैटरी डिम होने लगती है तो बल्ब डिम होने लगता है, बल्ब डिम होने लगता है और फिर धीरे धीरे बल्ब कम हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि बैटरी का जो वोल्टेज होता है, जब तुम नई लेके आए तो बढ़िया 10 वोल्ट था, फिर घट के 8 रह गया, 6 रह गया, 5 रह गया और धीरे धीरे खत्म हो जाता। तो करंट जैसे अभी हमने इसमें देखा कितना था? 5। अगर ये वोल्टेज टाइम के साथ कम हो जाए 8 तो यही 4 हो जाएगा, 6 तो 3 हो जाएगा, 4 तो 2 हो जाएगा। तो ये टाइम के साथ अपना अपना क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। तो हम इसको कांस्टेंट करंट नहीं बोल पाएंगे। डायरेक्शन अभी भी वही रहेगी लेकिन वैल्यू तो कम हो रही है, वैल्यू कम हो रही है तो हम फिर इसको क्या नहीं बोल पाएंगे? हम इसको कांस्टेंट डीसी या कांस्टेंट करंट नहीं बोल पाएंगे, हम इसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल। तो जैसे मान लो बच्चों, अब ये सिचुएशन वेरिएबल करंट, तो ये करंट है, शुरू में मान लो 0 था, शुरू में कितना था? 0, बाद में बढ़ के कुछ हो गया तो ये कांस्टेंट तो नहीं रहा, बाद में बढ़ के मान लो बच्चों लेट से 5 एम्पियर हो गया, तो 0 से 5 हो गया तो कांस्टेंट तो नहीं है। लेकिन बच्चों हमेशा पॉजिटिव है तो डायरेक्शन उसने नहीं बदली है। जैसे मैंने अभी बैटरी का एग्जांपल दिया, भले ही बैटरी का वोल्टेज कम होता जाए करंट तो यूं ही घूमेगा, वो उल्टा थोड़ी घूमने लगेगा। तो इसे हम बोलते हैं वेरिएबल डीसी। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो रहा है बट डायरेक्शन फिक्स, इसे क्या बोल देते हैं? वेरिएबल डीसी। ये क्लियर? इस चीज को हम बोलते हैं प्रॉपर एसी। जो मैंने आपको एसी जनरेटर बताया था उसमें कॉइल को घुमा के जो हम बनाते हैं उसमें वोल्टेज या करंट इस तरह से प्रॉपर साइनोसॉइडल आता है, पीरियोडिकली चेंज होता है, इसको हम बोलते हैं एसी या अल्टरनेटिंग करंट। समझ पाए? और ये क्या है, जैसे मान लो बच्चों आप कहीं घूम के आए, आपने टच किया, अचानक से छोटा सा करंट लगता है, कोई भी रैंडम शेप साइज का हो सकता है,
आसमान से बिजली गिर पड़ी, कोई करंट जनरेट हुआ होगा। तो ये कोई भी रैंडम शेप का हो सकता है, इसको रैंडम बोल दिया। तो कंक्लूजन समझो, एसी हम किसे बोलते हैं? एसी। तो एसी अपने लिए वो होता है जो पीरियोडिकली वेरी करे। और कैसे बनाते हैं मैंने जनरेटर में बताया, कॉइल को घुमा घुमा के बनाते हैं। तो उसमें अगर तुम याद करोगे तो ईएमएफ का अभी भी हमने ग्राफ बनाया, इस तरह से प्रॉपर साइनसोइडल ग्राफ बनता है, उस चीज को हम एसी बोलते हैं। समझ गए बच्चों? तो इतना कंप्लीट कर लो फटाफट, समझ गए ना बच्चों? कर लो, फिर मैं वापस डिस्कस करता हूं। ड्रॉ कर लो, मैं बताता हूँ। अभी चलने दो टॉपिक, वैसे तो नहीं होता है, पर ठीक है टॉपिक चलने तो अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब योगेन तुमने कहा वेरिएबल का क्या मतलब है ना, यही डाउट है ना तुम्हारा? वेरिएबल डीसी बोलो वापस। देखो डीसी का मतलब होता है, अकल केवल हम डीसी बोल रहे हैं तो जनरल अगर मैंने केवल डीसी वर्ड बोला है उसका मतलब होता है कांस्टेंट करंट, जो कि मैंने पहले बताया। या केवल डीसी वर्ड का जनरल मतलब हम ये मानते हैं कि जिसकी डायरेक्शन फिक्स हो, जिसकी डायरेक्शन फिक्स हो। अब हाँ मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन केवल अगर हम डीसी बोल रहे हैं तो उसमें डायरेक्शन फिक्स तो रहती ही रहती है, लेकिन हम एक जनरल ट्रेंड ये मान के चलते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स है। एक जनरल ट्रेंड ये रहता है कि अगर केवल हमने बोला है कि डीसी करंट है तो जनरली हम यही मान के चलते हैं कि उसका क्या फिक्स है? मैग्नीट्यूड फिक्स है, सॉरी डायरेक्शन फिक्स है। समझ गए ना? लेकिन प्रॉपर अगर देखा जाए तो डीसी का मतलब ये होता है कि डायरेक्शन फिक्स है, मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो सकता है। तो डीसी को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दी, डीसी को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। समझ गए? डीसी का प्रॉपर मतलब क्या होता है कि डायरेक्शन फिक्स होनी चाहिए। अब डायरेक्शन तो दो तरह से फिक्स होती है कि मान लो 5 एम्पियर क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, 4 3 2 1 क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, इन दोनों में ही डायरेक्शन फिक्स है। तो इनको फर्दर क्लासिफाई कर दिया कि 5 एम्पियर को हम बोलेंगे कांस्टेंट डीसी या केवल डीसी, और इस तरह को हम बोल देंगे वेरिएबल डीसी। समझ गए? ओके बच्चों, यहां तक कोई कंफ्यूजन? तो बच्चों अब हमें ये डिटेल में पढ़ना है, क्या पढ़ना है? एसी हमें डिटेल में पढ़ना है, तो वो बच्चों हम कंटिन्यू करते हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो बच्चों अब इस तरह से लिख लो, अल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ, अल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ चेंजेस पीरियोडिकली विथ टाइम। पीरियोडिकली जैसे बच्चों प्रॉपर, जैसे हमने सर्कुलर मोशन देखा है, फिक्स स्पीड से हो रहा है तो एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट करेगा, तो उससे हम बोलते हैं कौन, मतलब पीरियोडिक वेदर फॉर करंट और ईएमएफ, देन इट इज कॉल्ड एसी करंट और ईएमएफ। तो वो करंट के लिए भी हो सकता है और वोल्टेज के लिए भी हो सकता है। तो पीरियोडिकली बच्चों वेरी करना चाहिए, पीरियोडिकली वेरी करना चाहिए, तब उसे हम एसी बोलेंगे। जैसे अभी अभी बच्चों हमने एसी जनरेटर देखा, तो उसमें तुमने देखा होगा प्रॉपरली वो वेरी कर रहा है, प्लस से माइनस हो रहा है और एक फिक्स टाइम पीरियड के हिसाब से हो रहा है, उसी को हम एसी बोलते हैं। अब बच्चों एसी एक वर्ड हो गया है, जैसे एसी का मतलब अल्टरनेटिंग मान लेते हैं। अब मैंने बोला एसी करेंट, तो उसका मतलब ये नहीं कि अल्टरनेटिंग करेंट, करंट एसी करंट, नॉर्मली मैं यही बोलूंगा
एग्जाम में भी यही बोलते हैं एसी करंट। तो तुम सोचो एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट, तो एसी करंट का मतलब हो गया अल्टरनेटिंग करंट, ऐसा नहीं। एसी करंट का क्या मतलब होता है? अल्टरनेटिंग करंट। ऐसे ही मैंने बोला एसी वोल्टेज, तो तुम्हारा ये मतलब नहीं होना चाहिए कि अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज, उसका मतलब केवल इतना सा ही होता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो एसी वर्ड को बच्चों जनरली अल्टरनेटिंग के लिए यूज कर लेते हैं। एसी करंट मतलब अल्टरनेटिंग करंट, एसी वोल्टेज मतलब अल्टरनेटिंग वोल्टेज। समझ गए बच्चों? वोल्टेज और ईएमएफ फिलहाल सेम मान सकते हो, अभी उसमें उतना ज्यादा मत सोचो। क्लियर है बच्चों? चलें आगे। अब बच्चों जो चीजें मैं करंट के लिए डिस्कस कर रहा हूं वो सब वोल्टेज के लिए भी है, तो कोई एक हम डिस्कस कर रहे हैं बट वो सभी के लिए वैलिड है। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक। अब बच्चों हटा दो इसे। इसके बाद बच्चों जो हम जनरली डिस्कस करते हैं वो क्या होता है? साइनोसोडल एसी। तो एसी के बाद बच्चों ये ड्रॉ कर लो, ये किस चीज है? साइनोसोडल एसी। अभी भी हमने डिस्कस किया प्रोड्यूस कैसे होता है, वही कॉइल को घुमा घुमा के। तो यही बच्चों हमें डिटेल में डिस्कस करना होता है। साइनोसोडल एसी, देखो साइन या कॉस इस तरह का, देखो जरूर ये साइन फंक्शन तुम्हें दिख रहा है। अगर मान लो बच्चों ये ग्राफ ऐसे होता या ये ग्राफ यूं होता, तब भी इसको साइनोसोडल ही बोला जाता। ऐसा नहीं कि इसको हम कॉसोसोडल बोले, वो एक बोलने का कल्चर होता है। ये सब साइनोसोडल ही माने जाते हैं। समझ गए बच्चों? जावक्री बोल देते हैं, जावक्रीय, जावक्रीय। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों? ओके। अब बच्चों कुछ फैक्ट्स वाली चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो तो बताओ, अपने यहाँ जो एसी या जे मान लो करंट जो आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बोलो। 50। क्या होती है? 50 हर्ट्ज। तो बच्चों जैसे अगर तुम कोई चीज पढ़ोगे, मान लो जैसे तुम कुछ नहीं चार्जर के ऊपर भी लिखो पढ़ोगे तो उस पर लिखा रहता है 50 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या है कि ये जो अपने यहाँ एसी आ रहा है उसमें क्या खास बात है कि जहां भी इसको बनाया जा रहा है तो बना कैसे रहे? कॉइल घुमा के। कैसे बना रहे हैं? कॉइल घुमा के। तो कॉइल को किस रफ्तार से घुमा रहे हैं कि एक सेकंड में 50 चक्कर लगा रहे हैं। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है कि जहां भी अपना एसी बन रहा है, जहां से भी इलेक्ट्रिसिटी बन के आ रही है, अब मान लो जनरेटर से बन के आ रही है, तुम कहो तो हमारे तो नीचे जनरेटर उसी से बन के आ रही है, उससे बन के आ रही है, तो वो जनरेटर कॉइल को एक सेकंड में कितनी बार घुमा रहा है? 50। तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है कि जहां भी वो एसी बन रहा है उसको एक सेकंड में कितनी बार घुमाया जा रहा है? 50 बार। समझ गए बच्चों? फिर समझो। अब मैक्सिमम कंट्रीज में स्टैंडर्ड यही होता है 50 हर्ट्ज। कितना होता है? 50 हर्ट्ज। कुछ एक कंट्रीज अपना अपना अलग अलग फॉलो करती है बट मैक्सिमम में 50 हर्ट्ज रहता है। जैसे कोई मान लो 60 हर्ट्ज फॉलो कर रहा है, लेट्स से यूएस में कुछ जगह 60 हर्ट्ज, तो वहां का क्या मतलब है कि वहां पे कॉइल को एक सेकंड में 60 बार घुमाया जा रहा है। समझ गए बच्चों? अब बच्चों ये ग्राफ तुम्हें दिख रहा होगा, ये ग्राफ तुम्हें दिख रहा होगा, दिख रहा है बच्चों? बच्चों बताओ एक साइकिल किसे बोलते हैं? बोलो बच्चों। यहां ये चक्कर कंप्लीट हो गया। अब इसमें बच्चों देख के बताओ इस पूरी साइकिल में कितनी बार करंट जीरो दिख रहा है? देखो 1 2 3, कितनी बार दिख रहा है? 3 बार। फिर देखो बच्चों ये 2 साइकिल हो गए, इसमें कितनी बार दिख रहा है? हाँ 4 5, कितना? 5। ये 3 साइकिल हो गए, इसमें कितनी बार दिख रहा है? तो बच्चों इसमें हम एक कन्वेंशन ये सेट करते हैं कि जैसे मान लो एक साइकिल में तुम्हें 3 बार दिख रहा है, तो आप पहला काउंट कर रहे हो तो लास्ट वाले को छोड़ोगे, और लास्ट काउंटिंग में ले रहे हो तो पहले वाले को छोड़ोगे। तो एक सेकंड में तुम्हें कितनी बार दिख रहा है? 3 बार। लेकिन तुम कितनी बार मानोगे? 2 बार। ऐसे ही 2 साइकिल में कितनी बार दिख रहा है? 1 2 3 4 5 बार। ठीक है ना? 1 2 3 4 5 बार।
लेकिन फर्स्ट या लास्ट को एक आपको छोड़ना पड़ेगा। तो एक छोड़ दोगे तो कितनी बार माना जाएगा? 4 बार। तो कंक्लूजन समझो, एक साइकिल में कितनी बार जीरो हो रहा है? एक साइकिल में कितनी बार जीरो हो रहा है? 2 बार। तो 2 साइकिल में, 3 साइकिल में, 4 साइकिल में 8। अगर फ्रीक्वेंसी 50 है तो एक सेकंड में कितने साइकिल हो गए? तो एक सेकंड में कितनी बार जीरो हो रहा है? एक सेकंड में, एक साइकिल में 2 बार है, एक सेकंड में, चलो समझो, 100। देखो एक सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं? 50 हो रहे हैं। और एक साइकिल में कितनी बार जीरो हो रहा है? 2 बार। तो एक सेकंड में कितनी बार जीरो हो गया? 100 बार। तो अपने यहाँ जो करंट आ रहा है वो एक सेकंड में कितनी बार जीरो हो रहा है? 100 बार। तो जो अपनी लाइटें कंटिन्यूसली चल रही है, बहुत टेक्निकली अगर हम जाएं तो 100 बार उसमें करंट जीरो हो रहा है, 100 बार एक सेकंड में। वो समझ गए बच्चों? अब वापस समझना बच्चों। देखो मैक्सिमम एक सेकंड में कितनी बार हो रहा है? एक साइकिल में, सॉरी, 2 बार। ये भी मैक्सिमम माना जाएगा, ये भी मैक्सिमम माना जाएगा। तो एक सेकंड में कितनी बार मैक्सिमम हो रहा है? तो 2 सेकंड, 2 साइकिल में तो 50, जो अपने यहाँ फ्रीक्वेंसी होती है 50 साइकिल, उसमें तो एक सेकंड में जो अपने यहाँ करंट आ रहा है वो कितनी बार मैक्सिमम हो रहा है? 100 बार। कोई दिक्कत? अब बच्चों जीरो से जस्ट पहले उसका क्या साइन था? प्लस। उसके बाद तो प्लस से माइनस, इसे बोलते हैं डायरेक्शन चेंज। डायरेक्शन चेंज। इससे पहले माइनस, उसके बाद प्लस, तो माइनस से प्लस बोलते हैं डायरेक्शन चेंज। तो एक सेकंड में कितनी बार जीरो हुआ? तो एक सेकंड में डायरेक्शन चेंज कितनी बार मानी जाएगी? 2 बार। तो अब कई बार तुमसे ये बोलता है कि एक साइकिल में एसी कितनी बार डायरेक्शन चेंज करता है? 2 बार। कितनी बार मैक्सिमम होता है? 2 बार। कितनी बार जीरो होता है? 2 बार। कितनी बार मिनिमम होता है? 2 बार। क्योंकि जीरो ही मिनिमम माना जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत? अब अगर मान लो फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है, 20 हर्ट्ज, तो एक सेकंड में कितनी बार जीरो होगा? 40 बार। समझ गए बच्चों? बोलो हर्षित, कोई डाउट? देखो उसमें ये मैं बता रहा हूँ, आज से लगभग जितना मुझे याद है, जब मैं अलवर में था, 2012 की बात होगी, 2012। अगर आप लोग तो खैर उस समय बहुत छोटे होंगे, है ना, तो उतना आप लोगों को याद नहीं होगा, लेकिन 2012 में एक बार यही हुआ था कि जैसे अपने इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी आती है, तो कुछ ड्यू टू टेक्निकल फॉल्ट फ्रिक्वेंसी अचानक से कुछ 47-48 हो गई। तो उससे लगभग आप ये मान लो कि 25 to 30% इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी अचानक से बंद पड़ गई थी। तो जो ट्रेनें थी रात भर वहीं खड़ी रह गई, रात भर लाइट नहीं आई, सब लोग परेशान रहे कि भाई क्यों लाइट नहीं आई। अब मान लो जैसे मुझे याद है कि रात में करीब 12-1 बजे लाइट चली गई, उस समय थोड़ी पता होता है कि भाई लाइट क्यों गई, क्या हुआ। उस समय तो इंसान को यही लगता है कि शायद हमारी लाइट चली गई है, तो उसे और दुख होता है। जब सुबह उठे पेपर पढ़ा तो उसमें पता चला कि भाई लगभग 30-40% इंडिया की ही लाइट चली गई थी। और उसमें भी ट्रेन वगैरह जो लोग थे, कई लोग जंगल में फंस गए, एसी बंद पड़ी है ट्रेन में, जो स्लीपर कंपार्टमेंट में उनमें फिर भी वेंटिलेशन होता है, एसी कंपार्टमेंट जंगल में खड़े हैं, मच्छर खा रहे हैं, बहुत बुरी हालत हो गई थी। तो कहने का मतलब ये है, हाँ, कहने का मतलब ये कि जैसे कुछ कंप्लाइंस जो होते हैं वो फ्रिक्वेंसी बियर कर सकते हैं, हर तरह का कंप्लाइंस बियर नहीं कर सकते, तो वो इक्विपमेंट टू इक्विपमेंट वेरी करता है। तो कुछ झेल पाएंगे, कुछ नहीं झेल पाएंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, पूरी ग्रिड की ग्रिड फेल हो गई, तो फिर वो 1-2 दिन बाद थोड़ा ठीक हो पाएगा, तो वो चीज़ रहती है। खैर अभी हम टॉपिक पे वापस आते हैं, समझ गए ना? खैर कहाँ था मैं? ये वाला समझ गए बच्चों? ठीक है। अब बच्चों वापस समझो, जैसे तुमने ये तार कभी छील के देखे हो तो उनमें तुमने देखा होगा पतले पतले तार निकलते, पतले पतले से तार निकलते हैं। तो पतले पतले से तार क्यों निकलते हैं? क्योंकि एसी में एक खास बात होती है, जैसे तुम मान लो एक पाइप है, उससे तुम पानी भेजो तो पानी पूरे पाइप में से जाता है, ऐसा तो नहीं कि भाई ऊपर ऊपर सरफेस से जा रहा हो, बीच में खोखला हो, वैसा तो नहीं होता। लेकिन एसी में यही रहता है,
एसी करंट जो होता है वो लगभग लगभग सरफेस पे ज़्यादा फ्लो करता है, अंदर कम फ्लो करता है। जैसे तुम किसी पाइप में से पानी बहाओगे तो पूरे एरिया से फ्लो करेगा, लेकिन एसी करंट जो होता है वो सरफेस पे फ्लो करता है, वायर की जो सरफेस होती है उस पर ज़्यादा फ्लो करता है। तो हम चाहते हैं कि एसी करंट आसानी से फ्लो करे, तो हम ऐसे तार बनाते हैं जिनका सरफेस एरिया ज़्यादा हो। अब सरफेस एरिया ज़्यादा करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे वायर को पतले पतले तार में काट लेते हैं और फिर उसको ऐसे ऐंठ देते हैं, तो उससे फ़ायदा ये है कि वायर का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जैसे मे बी केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हो कि कैटालिस्ट को अगर अच्छे से यूज़ करना है तो पाउडर फॉर्म में यूज़ करो। पाउडर फॉर्म में क्या फ़ायदा, सरफेस एरिया बढ़ गया। तो वैसे यहाँ की अगर हम पतले पतले तार बना देंगे तो उससे सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। तो मैक्सिमम एसी करंट किस में फ्लो करता है, सरफेस पे। इतना समझ गए बच्चों। तो अब बच्चों पॉइंट्स बना के आप लिखते चलो। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। इंडिया में एसी की फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 हर्ट्ज। AC quantities become zero maximum and changes direction 2 time in a cycle। तो एक साइकिल में 2 बार तो जीरो होंगी, 2 बार ही मैक्सिमम होंगी और 2 बार ही डायरेक्शन बदलेंगे, ये एक साइकिल में। अब तुमसे बोला 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो एक सेकेंड में 20 इंटू 2 40 बार। 30 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो 30 इंटू 2 60 बार। N फ्रीक्वेंसी है तो 2N, F फ्रीक्वेंसी है तो 2F। समझ गए बच्चों। अब जनरली वी डिस्कस साइनोसोडल एसी। मेनली जो हम डिटेल में सिलेबस में पढ़ते हैं वो साइनोसोडल एसी ही होता है। जो सबसे ज़्यादा हम पढ़ते हैं, हमारे काम का जो होता है वो साइनोसोडल एसी होता है। साइनोसोडल एसी क्या है, जो अभी मैंने बताया हम घुमा घुमा के बना रहे हैं। एसी जनरेटर याद करो, उससे जो बना था वो कैसा बना था, साइनोसोडल एसी। मैक्सिमम एसी करंट फ्लो एट सरफेस ऑफ वायर। तो आपसे कई बार बच्चे ये पूछता है कि डीसी के लिए हम सॉलिड वायर यूज कर लो और एसी के लिए पतले पतले वायर को ऐसे ऐंठ के यूज करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, तो उसके पीछे रीजन यही है कि एसी कहाँ फ्लो करता है, सरफेस पे। एसी कहाँ फ्लो करता है, सरफेस पे। समझ के बच्चों। इतना क्लियर है। बच्चों इसे हटा दूं मैं, अभी कर लो फटाफट। ठीक है, हटा दूं बच्चों इसे, कोई दिक्कत, ओके। अब बच्चों फिर समझो। अभी भी बच्चों हमने पढ़ा था, याद करो, ये रहा एसी क्या था, ये बोलो बच्चों, कोई दिक्कत। एसी अपना क्या निकल के आया, इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत। अब करंट लिखोगे तो आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसमें कहीं कोई दिक्कत। अब बच्चों समझो, समझना यहां तक देखो। हमने इसमें माना था कि t इक्वल टू 0 पे ये पैरेलल है। पैरेलल है मतलब 0 डिग्री एंगल है। कितना एंगल है, 0 डिग्री। समझ गए बच्चों। अब ऐसा कोई गारंटी थोड़ी है कि भाई स्टार्टिंग में दोनों पैरेलल हो। स्टार्टिंग में 0 डिग्री एंगल की जगह 30 डिग्री भी हो सकता है। तो अब ये समझो बच्चों, समझना, टी टाइम में तुम कितना एंगल घूमते हो, ओमेगा टी। तो पहले तुम्हारा 0 एंगल था तो बाद में कितना हो जाएगा, 0 प्लस ओमेगा टी। कोई दिक्कत। लेकिन मान लो स्टार्टिंग में ही एंगल 20 डिग्री हो तो टी टाइम बाद एंगल कितना हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस 20।
30 डिग्री हो तो ओमेगा टी प्लस 30, 50 हो तो ओमेगा टी प्लस 50। समझ गए? इस 30, 20, 50 को हम बोल देते हैं 5, कि स्टार्टिंग में एंगल अगर 5 हो तो टी टाइम बाद एंगल क्या होगा? ओमेगा टी प्लस 5। ये समझे? क्लियर है योगेंद्र? अब वापस समझो बच्चों, देखो जो ये अपना ओमेगा टी आया है वो कब आया है? जब हमने जीरो एंगल माना। हो सकता है जीरो तो सही है, नहीं हो तो तुम्हें 30 लिखना पड़ेगा, तुम्हें 50 लिखना पड़ेगा, तुम्हें 60 लिखना पड़ेगा, या तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा? 5। ये चीज समझ गए? तो अब बच्चों कंक्लूजन समझो, एसी को मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राफ के हिसाब से तो हमने ये ड्रॉ कर दी, अभी साइन कॉस का फंक्शन ड्रॉ किया था, वो ग्राफ के हिसाब से होगी। अब अगर फंक्शन के हिसाब से देखें तो अभी भी हमने देखा E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब मान लो स्टार्टिंग एंगल 90 डिग्री हो तो ये हो जाएगा। अब मान लो स्टार्टिंग एंगल 30 डिग्री हो तो क्या हो जाएगा? अब बताओ साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा? तो ई नॉट कॉस ओमेगा टी। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब किसी ने क्या किया, इसको ओपन कर दिया। तो बच्चों याद करो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए साइन बी, माइनस नहीं होगा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो इसको मान लो अगर मैं ओपन कर देता हूं, जैसे मान लो बच्चों ये कुछ 10 है, मैक्सिमम वोल्टेज कितना है? 10। तो 10 साइन ओमेगा टी कॉस 30 प्लस 10 कॉस ओमेगा टी साइन 30। बोलो कोई दिक्कत? कॉस 30 बच्चों क्या होता है? तो कितना हुआ? 5√3 साइन ओमेगा टी प्लस साइन 30 5 कॉस ओमेगा टी। तो इसी को जैसे मैंने बोल दिया E1 साइन ओमेगा टी, E2 कॉस ओमेगा टी। समझ गए बच्चों? तो अब कंक्लूजन समझो, ग्राफ में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? साइन कॉस का ग्राफ बना के। मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ये अपना क्या है? एसी है, ये भी एसी है, ये भी एसी है, ये भी एसी है। इसको ओपन करके ऐसे लिख दो, ये भी एसी है। तो सिंपली साइन कॉस का कोई भी फंक्शन अपना क्या हो जाता है? एसी। साइन कॉस का कोई भी फंक्शन अपने पास क्या हो जाएगा? एसी। अब जो मैंने वोल्टेज के लिए किया है वही करंट के लिए होगा, तो वहां I इक्वल टू आई नॉट हो जाएगा। समझ गए बच्चों? तो अब बच्चों इसमें आगे आप लिख लो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, तो AC को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? I इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, या V इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस 5, I इक्वल टू I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ओमेगा टी, या और भी बहुत सारे फॉर्मेट हो सकते हैं, वो सब अपने AC होते हैं। समझ गए ना बच्चों? तो बच्चों 2-3 फॉर्मेट मैंने लिख दिए, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बोलो। वो भी हो सकता है, कॉस ओमेगा टी, वो तो कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। देखो बता, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी लिख लो, वो भी सही है, वो भी सही है। देखो वो स्टार्टिंग एंगल पे डिपेंड करेगा। मान लो स्टार्टिंग एंगल 90 है तो तुमने लिखा साइन 90 साइन ओमेगा टी प्लस 90। साइन ओमेगा टी प्लस 90 क्या होगा? समझ गए ना? तो वो स्टार्टिंग एंगल पे डिपेंड करेगा। वहां हमने स्टार्टिंग एंगल 0 माना था तो वो फंक्शन थे, एंगल बदल जाएंगे तो कोई से भी फंक्शन बन सकता। समझ गए ना? तो वही मैं बता रहा हूं कि डिपेंड ऑन स्टार्टिंग एंगल अपना कोई सा भी फंक्शन हो सकता है। वो तो हमने एक केस ये मान लिया कि 0 डिग्री एंगल है, तब वो आ जाएगा, कुछ और एंगल होगा तो कुछ और आ जाएगा। हाँ बोलो बोलो। हाँ देखो समझे, 5 तो मैंने स्टार्टिंग एंगल वहां पे बोल दी। अब इस 5 को 5 ना लिख के कुछ थीटा लिख लो चाहो तो, अगर 5 से कंफ्यूजन लग रहा हो। वो भी सही है, मैं खुद कह रहा हूँ बहुत सारे और हो सकते हैं।
आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये भी सही है, सारे ही सही है। कोई भी साइन कॉस का फंक्शन अपना एसी हो। हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ नहीं, देखो मैं यहां समझाता हूं, याद करो अभी भी हमने डिस्कस किया, हम फॉर्मेट बस डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मान लो स्टार्टिंग एंगल 30, अब इसको मैंने ओपन कर दिया, ओपन कर दिया ये बन गया, इसको मैंने I1 मान लिया, इसको मैंने I2 मान लिया। हाँ तो बस हाँ साइन फाई रख सकते हैं, लेकिन फाई की वैल्यू रखने के बाद ये फॉर्मेट बन जाएगा। हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ, बहुत सारे फॉर्मेट बन सकते हैं, इनफाइनाइट तरीके के फॉर्मेट बन सकते हैं, तो वो सब ऐसे 2-3 फॉर्मेट मैंने बता दिए, समझ गए ना। ओके और बोलो बच्चों इसमें कोई दिक्कत हो तो कुल मिला के बच्चों कंक्लूजन समझो, इनफाइनाइट फॉर्मेट आपके बन सकते हैं, क्योंकि आप 10 डिग्री रख दो, 11 डिग्री रख दो, 12 डिग्री रख दो, वो तो बहुत सारे बन जाएंगे, मतलब नहीं। तो जनरली हम कोई भी एक आध फॉर्मेट लेके चल लेते हैं, समझ गए बच्चों। चले आगे, ठीक है बच्चों, इसे फिर मैं हटा रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं, कर लिया, ठीक है। अब वापस समझते हैं। अब बच्चों हेडिंग लिख लो, फ्यू डेफिनेशंस, फ्यू डेफिनेशंस। मान लो बच्चों V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी इज अप्लाइड वोल्टेज, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी इज अप्लाइड वोल्टेज एंड I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी इज सप्लाइड करेंट। तो बच्चों जस्ट हमने मान लिया, अपनी तरफ से मान लिया बच्चों, अगेन मैं ये बता रहा हूं कि ये मान लिया है कि V नॉट साइन ओमेगा टी वोल्टेज है, वो V नॉट कॉस ओमेगा टी भी हो सकता है, वो V नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बेसिक चीजें बस समझनी है कि हमने कोई एक मान लिया कि मान लो ये वोल्टेज है और ये करंट, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी वोल्टेज है और I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी करंट है, ठीक है। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी, तो इसकी डेफिनेशन बच्चों हम सर्कुलर मोशन में लिख चुके हैं, तो मैं लिखवा नहीं रहा हूं, बस हेडिंग लिखवा दी है और बस रिकॉल करवा रहा हूं, क्योंकि आपको आती भी है वो डेफिनेशन, हम सर्कुलर में भी पढ़ चुके हैं, तो वही डेफिनेशन वापस से लिखने का मतलब नहीं है, तो बस हेडिंग लिखवा के रिकॉल करवा रहा हूं। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो कॉइल घूम रही है, जो कॉइल घूम रही है वो 1 सेकंड में कितने चक्कर घूम रही है, वही फ्रीक्वेंसी है। जैसे ये पंखा घूम रहा है, 1 सेकंड में 30 चक्कर लगा रहा है, तो बताओ फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 30। 1 सेकंड में 20 चक्कर लगा रहा है तो 20। तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड पर सेकंड, वो हम पहले ही लिख चुके हैं, तो वो मैं लिखवा नहीं रहा हूं, बस बता दिया। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एन से या एफ से, और कई बार न्यू, ये वी का थोड़ा सा टिल्टेड सिंबल है, वो क्या है, फ्रीक्वेंसी का ही सिंबल है। तो डिपेंड हम इन तीनों से यूज कर लेते हैं, समझ गए बच्चों। ये अप्लाइड वोल्टेज हो गया, हाँ बोलो। देखो वो उस केस में हमने मान लिया है फाई 0 है, देखो बहुत सारे बन सकते हैं, 30 डिग्री 0 डिग्री कुछ भी हो सकता है, तो बस डेफिनेशन समझाने के लिए मैंने अभी ये फॉर्मेट मान लिया, समझ गए ना। वो तो सही है, इसमें फाई हो सकता है, इसमें कुछ और हो सकता है, दोनों सेम भी हो सकता है। वापस पूछो अगर जो दिमाग में चल रहा हो। नहीं वो जरूरी नहीं होता है, जैसे आगे आपको समझ में आएगा या थोड़ा आपने पढ़ रखा हो तो याद करो, रजिस्टर के केस में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, इंडक्टर कैपेसिटर में फेज डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो मैं एक जनरल चीजें डिस्कस कर रहा हूं, तो वो जनरल लेके चलो, ठीक है ना। ओके फ्रीक्वेंसी समझ गए। अब बच्चों याद करो टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या थी, टाइम पीरियड की अपोजिट टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और एक पर्टिकुलर एरिया से कितने टाइम में पास करनी, समझो कितने सेकंड या कितना टाइम लग रहा है, एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है। जैसे मैंने पंखा चालू कर दी तो घूमेगा, तो घूमने में एक चक्कर कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है उसे क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड की क्या डेफिनेशन है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल।
और वैसे क्या होता है फ्रीक्वेंसी का उल्टा। समझ गए बच्चों? तो बच्चों आगे लिख लो फिर टाइम पीरियड। बच्चों डेफिनेशन मैं नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि सर्कुलर में लिखवा चुका हूँ, बस रिपीट करवा रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ। हालांकि ये फॉर्मूले भी हम सर्कुलर में पढ़ चुके हैं, लेकिन बस रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो डेफिनेशन बच्चों वहां लिखी हुई है, तो वापस से लिखने का मतलब नहीं बनता। अब ऐसे बच्चों एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो वो भी बच्चों हम सर्कुलर में पढ़ चुके हैं, ओमेगा इक्वल टू 2πf या 2π/t, सर्कुलर में बहुत यूज भी कर चुके हैं, याद है बच्चों। अब ओमेगा का क्या मतलब है बच्चों? वही कि किस एंगुलर स्पीड से हम उस कॉइल को घुमा रहे हैं, किस एंगुलर स्पीड से हम कॉइल को घुमा रहे हैं, वो अपना ओमेगा हो गया। समझ गए बच्चों? ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चों? ठीक, इतना कर लिया ना बच्चों? इसे बच्चों कर लो, चलो। ठीक है बच्चों, इसे हटा देता हूं। अब बच्चों थोड़ा सा मैं समझा रहा हूं, फिर वापस डिस्कस करूं। तो अभी वापस से समझा रहा हूं, फिर डिस्कस करेंगे। वहां तक की डेफिनेशन समझ गए? अब केवल बच्चों देखो, जैसे मान लो मैंने वोल्टेज लिखा 10 sin 2πt, जस्ट ऐसे लिख दी। तो बच्चों बताओ ओमेगा क्या है? 2π। ओमेगा क्या है? 2π। ठीक है भाई। अब ओमेगा क्या है? 20π। तो मान लो तुम्हें पता है कि ओमेगा 20π है। मैं पूछता हूँ फ्रीक्वेंसी क्या है, क्या होगी? देखो 2πf कितना हो गया? 20π। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 10। मैं पूछता हूँ टाइम पीरियड बताओ। 1/10 यानी कि 0.1। क्लियर है इतना? ठीक है, अब वापस समझो, ये चीज समझ गए बच्चों? इस चीज को देख के बताओ मैक्सिमम वोल्टेज क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज 10। मैं पूछता हूं एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज क्या है? 10। तो मैक्सिमम वोल्टेज को ही एम्पलीट्यूड भी बोल देते हैं। पीक वोल्टेज क्या है? तो मैक्सिमम पीक एम्पलीट्यूड सब सेम है। कितना हो गया? 10। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब बच्चों मान लो मैंने बोला कि भाई टाइम 1/80 सेकेंड पे वोल्टेज बताओ। 1/80 सेकेंड पे वोल्टेज बताओ। तो टाइम की जगह क्या रखोगे? 1/80। तो v इक्वल टू 10 sin 2π 1/80। इसको इससे डिवाइड करोगे 10 sin π/4। 10 π/4 क्या होता है? 1/√2। तो 10/√2। कोई दिक्कत? क्लियर है बच्चों? ठीक है ना। अब बच्चों फिर समझो, मान लो मैंने पूछा 1/120 पे वोल्टेज बताओ, क्या रखोगे? 1/120 रखोगे तो कितना आएगा? π/6 कितना होता है? 10/2 5। तो बच्चों समझो, मैंने पूछा कि भाई इस टाइम पे वोल्टेज बताओ, वो आया इतना। तो इसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। मैंने पूछा इस टाइम पे वोल्टेज बताओ, तो कितना आया? ये आया 5। इसे क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। कार्तिक समझ पा रहा है? मोबाइल वगैरह तो नहीं चला रहे? तो बच्चों याद रहे, मोबाइल वगैरह बैग या पॉकेट में ही हो, बेंच वगैरह पे ऐसे नहीं रखें, ठीक है ना। उसे पॉकेट या बैग में ही रख लें, जैसे आपका भी जो मोबाइल आपका रखा है। अब उसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब तक मॉड्यूल की वो था, ठीक है। इतना क्लियर है बच्चों? ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो अब बच्चों कंक्लूड करता हूँ, इस चीज़ को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड या पीक या मैक्सिमम। ये चीज़ क्या है? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। ये चीज़ क्या है? वोल्टेज या इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। ये चीज़ अपनी क्या है? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। ये कम ज़्यादा कुछ भी हो रहा है। मैं पूछता हूँ मैक्सिमम वोल्टेज क्या है? वो हमेशा 10 ही बोलोगे। ये कभी 5 आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, लेकिन मैक्सिमम तो वही माना जाएगा। अब बच्चों जो ये चीज़ है, ये चीज़, इस चीज़ को हम बोलते हैं फेज। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? फेज। जो 20πt लिखा है उसे हम क्या बोलते हैं?
फेज। मैंने बोला बच्चों 2 सेकंड पे फेज बताओ, 2 सेकंड पे फेज बताओ, क्या होगा? 45। टाइम की जगह 2 रख दोगे 45। मैंने बोला 3 सेकंड पे फेज बताओ, 65। समझ गए? मैंने बोला 0 सेकंड पे फेज बताओ, 0। तो जो इधर लिखा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फेज। ये क्लियर है? अब मान लो बच्चों, मैंने बोला याद करो, मान लो स्टार्टिंग एंगल 30 डिग्री, तो ये चीज तुम्हारी कैसे लिख जाएगी? 20 पाई टी प्लस 30। तो अब मैं पूछता हूं फेज बताओ, जैसे मान लो v इक्वल टू 10 साइन ये, तो ये पूरा तुम्हारा क्या माना जाएगा? फेज। ये पूरा तुम्हारा क्या होगा? फेज। यही मान लो 60 है, तो अब ये पूरा तुम्हारा क्या होगा? फेज। तो साइन के साथ जो कुछ भी लिखा होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? फेज। अब मान लो बच्चों इस वाले में बताओ फेज क्या है? 20 पाई टी प्लस 60, ये फेज है। अब मैं बोलता हूं टाइम 0 पे फेज बताओ, 60। तो जो टाइम 0 पे फेज होता है उसे हम बोलते हैं इनिशियल फेज या फेज कांस्टेंट। इनिशियल फेज या फेज कांस्टेंट। समझ पाए बच्चों? तो अब बच्चों कंप्लीट कर लो, मैं अभी आपका डाउट बताता हूं। देखो फेज तो हेडिंग है, उसको मैंने डिटेल में समझाया कि मान लो बच्चों कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस वाई। तो I इसमें क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू आई नॉट पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, या इसी को कई बार एम्पलीट्यूड बोल देते हैं। ठीक है? फेज इसमें क्या माना जाएगा? जो भी ये लिखा हुआ है उसको हम फेज बोलेंगे। इनिशियल फेज क्या होता है? फेज एट t इक्वल टू 0 इज इनिशियल फेज। इसमें टाइम 0 रखो, 5 बचा, वो इनिशियल फेज। अब जैसे ये चीज है, इसमें इनिशियल फेज क्या मानेंगे? 5, और इसी को फेज कांस्टेंट बोलते हैं। इतना बच्चों करो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। हाँ योगेंद्र तुम बोलो। अब देखो बता, सिंपली ये समझ लो, जैसे हम उस कॉइल को जो घुमा रहे हैं, उस कॉइल को जो घुमा रहे हैं उसका जो एंगल बन रहा है उसको हमने फेज बोल दिया। अगर हमने 0 से स्टार्ट किया तो t टाइम में एंगल कितना बन जाएगा? ओमेगा टी। तो फेज कितना हो गया? ओमेगा टी। मान लो हमने 30 डिग्री से स्टार्ट किया तो t टाइम में एंगल क्या बन जाएगा? ओमेगा टी प्लस 30। तो हमने फेज क्या बोल दिया? ओमेगा टी प्लस 30। समझ गए? तो जो हम कॉइल घुमा के एसी बना रहे हैं उसका किसी भी टाइम क्या एंगल बन रहा है उसको फेज बोल दिया। अभी ये क्लियर है? अब उसमें जो स्टार्टिंग एंगल है, अगर स्टार्टिंग एंगल 0 डिग्री है तो स्टार्टिंग फेज क्या बोल देंगे? 0। स्टार्टिंग एंगल 30 डिग्री है तो स्टार्टिंग फेज क्या बोल देंगे? 30 डिग्री। अभी समझ गए? हाँ कार्तिक तुम बोलो। वो अभी आगे आ जाएगा, अभी आगे आ जाएगा। हाँ बोलो। ये सब आ जाएगा, चिंता मत करो, सब चीजें आ जाएंगी। अभी जो चल रहा है ना उसमें जो दिक्कत लग रही है वो पूछते जाओ, जो आगे की चीजें वो तो अपने आप आ ही जाएंगी। जैसे फेज डिफरेंस जो कार्तिक तुम बोल रहे हो वो जस्ट इसके बाद ही है। क्या चीज निकालनी जैसे पड़ेगी? कि आप अपन लेते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब ये ओमेगा टी प्लस 5 कोई बड़ी वैल्यू आ गई जैसे कि नॉर्मल 60 ओके मैं समझ गया, समझ गया। याद करो अगर तुमने स्टार्टिंग क्लास से अटेंड की हो तो मैथमेटिकल टूल्स में मैंने बताया हो, अच्छा तुमने तो खैर अटेंड नहीं की होंगी लेकिन थोड़ा बहुत पहले कभी पढ़ रखा हो, कि मान लो हमें साइन 420 की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालते हैं? उसमें से 360 सीधा उड़ा, बस वो निकालना। ठीक है? हाँ एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू, कुछ भी बोल सकते हैं इसे। इतना समझ गए बच्चों? बच्चों इससे फिर मैं
हटा देता हूँ। तो बच्चों इस बार का जो तुम्हारा टेस्ट रहेगा, ठीक, इस वीक जो टेस्ट रहेगा उसमें एक तो एसी आएगा जितना अपना हो जाएगा, दूसरा बच्चों वर्क पावर एनर्जी का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा रहेगा, और बाकी मतलब मान लो आप एसी का पोर्शन लगभग मान लो 20%, 30% मान लो लगभग वर्क पावर एनर्जी का, और बाकी फिर अपना पुराना मान लो, तो उस तरह से रहेगा। ठीक है, समझ गए ना बच्चों? हाँ बोले। यूएनडी तो उतना नहीं, यूएनडी और मान लो जो एरर वगैरह है वो नहीं रहेगा बस। ठीक है ना, चले बच्चों, कोई दिक्कत? अब बच्चों जैसे अभी कार्तिक जो पूछ रहे, तो पहले बच्चों मैं समझा रहा हूँ फिर वापस लिखवा दूंगा, तो समझो। मान लो बच्चों मैंने वोल्टेज दिया 10 साइन 40 पाई टी, करेंट मैंने दिया 5 साइन 60 सॉरी मान लो 40 पाई टी प्लस 30। ठीक है बच्चों, दोनों को देख के बताओ किसका एंगल ज्यादा दिख रहा है? कितना ज्यादा दिख रहा है? 30 डिग्री दिख रहा है। तो बच्चों इससे इन दोनों के एंगल का क्या डिफरेंस है? इन दोनों के एंगल का क्या डिफरेंस है? 30 डिग्री। तो जो एंगल का डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं फेज डिफरेंस। जो एंगल का डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फेज डिफरेंस। अब इसमें बच्चों बताओ किसका एंगल ज्यादा है? कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? 30 डिग्री। कितना ज्यादा है? 30 डिग्री। तो हम ये बोलेंगे कि भाई करेंट वोल्टेज से 30 डिग्री आगे, करेंट वोल्टेज से 30 डिग्री आगे, या हम ये बोलेंगे कि वोल्टेज करंट से 30 डिग्री पीछे, वोल्टेज करंट से 30 डिग्री पीछे, या तो इसे 30 डिग्री आगे बोल सकते हैं या इसे 30 डिग्री पीछे बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात है, 60 डिग्री। अब बच्चों बताओ कौन आगे? कितना आगे? और कौन पीछे? कितना? मान लो ये 100। अब कौन आगे? कितना? और कौन पीछे? कितना? लेकिन बच्चों ये ध्यान रहे, मैं अभी लिखवा भी दूंगा, कि जब भी हम ये कैलकुलेट करते हैं तो उन्हें सेम फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। जैसे मान लो बच्चों इसमें ऐसे लिखा है, अब यहां माइनस लगा दिया, तो तुम जो आंसर दे रहे हो अब 40 वो गलत होगा। इस माइनस को पहले अंदर भेज दो, तो वो साइन 180 प्लस थीटा क्या हो जाता है? माइनस साइन थीटा। तो पहली बात सेम फॉर्मेट होना चाहिए, इनके साइन सेम होने चाहिए। दूसरा मान लो मैंने इसको साइन लिख दिया, इसको कॉस लिख दिया, अब तुमसे पूछता हूं तो डायरेक्ट करोगे वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि एक साइन एक कॉस है, तो या तो दोनों को कॉस बना दो या दोनों को साइन बना दो, जो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं वैसे, तब जाके फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर पाओगे। हाँ साइन सेम है, फंक्शन सेम है, फॉर्मेट सेम है, तो आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ गए हर्षित? ठीक, तो अब बच्चों इसमें आप आगे लिख लो फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस, लेट v इक्वल टू v नॉट साइन 4 पाई टी, i इक्वल टू i नॉट साइन 4 पाई टी प्लस 30। तो फेज डिफरेंस तुम्हारा कितना माना जाएगा? 30 डिग्री। फेज डिफरेंस कितना माना जाएगा? 30 डिग्री। और उसमें भी अगर हम देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे इस पर्टिकुलर केस में? बच्चों बताओ कौन आगे? कितना आगे? तो हम बोलेंगे करंट 30 डिग्री आगे, या हम बोलेंगे कि वोल्टेज 30 डिग्री पीछे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत?
अब बच्चों जैसे समझो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो वैसे एंगल क्या होता है, एंगुलर स्पीड इनटू टाइम। एंगल क्या होता है, एंगुलर स्पीड इनटू टाइम। तो कई बार आपसे पूछता है कि मान लो उसे 2 पाई रोटेट करना है, उसमें कितना टाइम लगेगा, तो 2 पाई बाई ओमेगा। समझ गए ना बच्चों, 2 पाई बाई ओमेगा, जैसे टाइम एंगल अपॉन एंगुलर स्पीड। समझ गए ना बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? इसमें बच्चों पहले एक लाइन इसमें लिख लो, एक लाइन बच्चों और लिख लो। फॉर कैलकुलेटिंग फेज डिफरेंस, फॉर कैलकुलेटिंग फेज डिफरेंस, फॉर कैलकुलेटिंग फेज डिफरेंस function 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 comma their sign, function comma their sign and format must be same। function their sign and format must be same मतलब क्या है बच्चों, जैसे अगर साइन फंक्शन है तो दोनों ही साइन में हो या दोनों ही कॉस में हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। साइन सेम होने चाहिए, दोनों प्लस है कोई दिक्कत नहीं, दोनों माइनस है तो भी दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा ना हो कि भाई एक प्लस एक माइनस। फॉर्मेट से मतलब ये कि बच्चों कई बार लिख दिया साइन 4 पाई टी माइनस 30, क्या लिख दिया 4 पाई टी माइनस 30, दूसरे में लिख दिया 60 माइनस 4 पाई टी। तो एक में 4 पाई टी माइनस 30 है, एक में 60 माइनस 4 पाई टी है, तो फॉर्मेट बदल दिया, तो वो भी सेम होना चाहिए। तो सभी चीज़ें सेम होंगी तब जाके होगा। और बच्चों याद रखें एक चीज़ कई बार यूज होती है, जैसे अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो तुम्हारा SHM में भी यूज होगा, सारी चीज़ें वेव्स में भी यूज होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी यूज होगा, वेव ऑप्टिक्स में भी थोड़ा बहुत यूज हो जाता है, समझ रहे हो। तो उस तरह से एक ही चीज़ अपनी कई कई बार यूज होती है, तो वो अच्छे से दिमाग में सेट होनी चाहिए। समझ के बच्चों, अभी इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन? चले आगे बच्चों, ठीक है। अब बच्चों हम इसमें कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं, उससे बच्चों हम समझते हैं, ठीक है। उससे पहले बच्चों कुछ एक फॉर्मूले में आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एक फॉर्मूले बच्चों रिकॉल करवा रहा हूँ। वैसे बच्चों वो आप पे लिखे हुए हैं, तो लिखे हुए हैं तो उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिनके पास नहीं लिखे हो वो भले ही लिख सकते हैं, बाकी मैं ऑलरेडी ही वो फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में लिखवा चुका हूँ। तो बच्चों अब सम फॉर्मूले या बेसिक फॉर्मूले में डिस्कस कर रहा हूँ। बच्चों याद करो साइन 2 थीटा तुम्हारे पास क्या होता है, बोलो बच्चों, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है। अब बच्चों कुछ चीजें हमने कल वैसे ही डिस्कस कर ली थी, बस रिकॉल करवा रहा हूं। साइन की वैल्यू मैक्सिमम क्या होती है, +1 और मिनिमम -1, ठीक है। कॉस की वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम -1, ठीक है। अब ऐसी बच्चों अगर मैं cos 2 थीटा लिखता हूं तो वो मेरे पास कई सारे फॉर्मेट होते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा या 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये हो जाता है। क्लियर है बच्चों? ऐसे बच्चों अगर तुम याद करो तो साइन A + B क्या हो जाता है, साइन A cos B प्लस cos A साइन B। अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस आ जाता है। क्लियर? ऐसे बच्चों cos A + B क्या हो जाता है, cos A cos B माइनस साइन A साइन B। अगर यहाँ माइनस होता है तो याद रहे यहाँ प्लस आ जाएगा। क्लियर है? ऐसे बच्चों देखो याद करो, अगर मैंने दिया है, अगर मान लो मैंने ये दिया x = A sin थीटा प्लस B cos थीटा, तो बच्चों बताओ x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, √A² प्लस B², ठीक है ना। और बाई चांस अगर मिनिमम लिखना चाहो तो -(A² प्लस B²। बच्चों ये सारी चीजें मैं ट्रिग्नोमेट्री में बता चुका हूँ, आपके पास लिखी हुई हैं। हो सकता है किसी किसी के पास नहीं लिखी हो, नहीं पता हो तो लिख सकता है।
कर लो फटाफट, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूँ। बताता हूँ। ओके, कोई भी बोलो, मैं कन्वर्ट करता हूँ। 276, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया कॉस। ध्यान से देखना, 90 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, कितने बचेंगे? 186। तो 90 प्लस 186, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा? कॉस 90 प्लस थीटा, हाँ साइन थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा। तो बस ये कन्वर्ट हो जाए, समझ गए ना? तो उस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। याद करो, नेगेटिव के लिए मैंने बताया था, नेगेटिव को हम ये मानते हैं 360 माइनस थीटा। जैसे मान लो मैंने -30 लिखा, तो -30 का मतलब होता है 360 माइनस, जैसे समझो ये है, ये -30 एंगल है, तो इसको यहाँ से लिखोगे तो ये हो जाएगा 360 माइनस 30 यानी कि 330। तो उसको 330 मान के सॉल्व कर। हाँ सही है, सही चले, समझ गए ना बच्चों? ओके, हटा दूं बच्चों इसे, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, इसे बच्चों फिर मैं हटा रहा हूँ, कर लिया ना? चलो अब बच्चों कुछ क्वेश्चंस हम देख रहे हैं, एग्जाम्पल बच्चों इसमें आप देखो। मान लो बच्चों मैंने दिया v इक्वल 6 साइन 4 पाई t कॉस 4 पाई t, v इक्वल टू 6 साइन 4 पाई t कॉस 4 पाई t। बच्चों प्रॉपर क्वेश्चन ये लिखा होता है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है कि वोल्टेज इन AC सर्किट इज गिवन बाय दिस, तो मैंने बस ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो V बच्चों ये है, V ये है, ठीक है। तो अब बच्चों समझो, V ये है, फाइंड फर्स्ट ओमेगा, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, फोर्थ V नॉट। V नॉट से क्या मतलब है? मैक्सिमम वोल्टेज। V नॉट से क्या मतलब है? मैक्सिमम वोल्टेज। तो एक बार बच्चों इतना लिखो, आंसर बोलना नहीं है बच्चों, जब मैं पूछूं तब आंसर बताना। तो बच्चों आंसर पूछने पे बताना है, डायरेक्ट आंसर नहीं बताना। ओके बच्चों, हैंड राइज करें जो आंसर देना चाहें। ओके पूजा तुम बताओ ओमेगा 4 पाई। ओके पीछे कार्तिक तुम बताओ 8 पाई। योगेन तुम 8 पाई से। देखो समझो, ये जो फॉर्मेट है इसको AC वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसको तुम ऐसे लिखोगे V इक्वल 3 2 साइन 4 पाई t कॉस 4 पाई t। तो V इक्वल 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो गया? साइन 2 थीटा। तो 2 इंटू 4 पाई t यानी कि V इक्वल टू 3 साइन 8 पाई t। ये तुम्हारा प्रॉपर फॉर्मेट बना है, समझ पाए बच्चों? ये तुम्हारा प्रॉपर फॉर्मेट बना है। अब तुम चीजें लिख पाओगे। तो अब बच्चों t के साथ वाला ओमेगा होता है, t के साथ वाला ओमेगा होता है, तो अब तुम लिख सकते हो
अब तुम लिख सकते हो कि ओमेगा कितना है 8 पाई, ओमेगा कितना है 8 पाई, और ओमेगा तुम्हारे पास क्या होता है 2 पाई एफ। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, टाइम पीरियड, बोलो बच्चों कोई दिक्कत हो? अब बच्चों वी नॉट से क्या मतलब था, मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज बताओ कितना होगा, तो मैक्सिमम वोल्टेज कितना माना जाएगा 3। बोलो बच्चों कहीं कोई दिक्कत लग रही, कर लो फटाफट, समझ गए ना इसे, बोलो कोई डाउट हो इसमें? बच्चों फर्स्ट 4 पार्ट में कोई दिक्कत, 5 बच्चों लिखो, फर्स्ट 4 पार्ट क्लियर है ना बच्चों? 5 फाइंड फेज एंड वोल्टेज, फाइंड फेज एंड वोल्टेज, फाइंड फेज एंड वोल्टेज एट टाइम t equal to, at time t equal to 1/24 second. Find phase and voltage at time t equal to 1/24 second. तो इस पर्टिकुलर टाइम पे फेज बताना है और वोल्टेज बताना है, करो बच्चों। फेज बोलो, सही है सही है, और बोलो सही है 3√3/2, हाँ ठीक है बच्चों। देखो v इक्वल टू 3 साइन 8 पाई और टाइम कितना है 1/24, टाइम कितना है 1/24, ये इससे डिवाइड करते हैं 3 साइन π/3, 3 साइन π/3 मतलब 60 डिग्री, साइन 60 बच्चों 3 इंटू √3/2, तो वोल्टेज बच्चों 3√3/2, और फेज अगर पूछा जाता है तो π/3 यानी कि 60 डिग्री, फेज अगर पूछा जाता है तो π/3 यानी कि 60 डिग्री। बताओ बच्चों कहीं कोई दिक्कत हो, ये वाली चीज क्लियर है बच्चों? चलें आगे, कोई तकलीफ इसमें? ठीक है, बच्चों इसे हटा दूं ना, कर लो, इसे साइड कर देता हूं। एग्जाम्पल बच्चों आप देखो, मान लो बच्चों मैंने तुम्हें दिया I इक्वल टू 3 साइन 2πt प्लस 4 साइन 2πt, राइट इट इन फॉर्मेट I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t प्लस 5। बच्चों मैंने तुम्हें दिया I इक्वल टू 3 साइन 2πt प्लस 4 साइन 2πt, राइट इट इन फॉर्मेट I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t प्लस 5। तो बच्चों उसमें कुछ टिग्नोमेट्री लगा के इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, जो अभी हमने फॉर्मूले यूज किए हैं, थोड़ा बहुत अपना दिमाग यूज करो और इसको इस तरह से लिखने का ट्राई करो। जैसे याद करो बच्चों, अभी मैंने समझाने के लिए यूज किया था कि ये लिखा हो, इसे ओपन कर दें, वैल्यू रख दें तो ये फॉर्मेट आ जाएगा। अब उसका उल्टा पूछा है, ये फॉर्मेट दिया उससे इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे या क्या आएगा वो तुम्हें बताना है, करो फटाफट, समझ गए ना बच्चों, कर लो। हाँ करो, एक साइन और एक, अच्छा बच्चों कॉस कर लो उसमें,
सेकंड वाले में कॉस कर लो, वो मैंने गलत लिख दिया। बच्चों सेकंड वाले में कॉस लिख लो, वो मैंने गलत लिख दिया है, इसको करेक्ट करके कॉस कर लो। नहीं, नहीं करो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। देखते हैं, चलो खैर मैं डिस्कस करूं फिर। देखो बच्चों, जब भी ये फॉर्मेट हो तो बेटर अप्रोच ये होती है कि बच्चों समझो 3 4, बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट यानी कि 5। तो बच्चों तुम क्या करो, ये फॉर्मेट है तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, 5 ध्यान से देखना, 3/5 साइन 2πt प्लस 4/5 कॉस 2πt। बताओ बच्चों यहां तक कोई तकलीफ? मल्टीप्लाई करो वही चीज आ जाएगी। तो हमें पता है कि मैक्सिमम वैल्यू 5 है, तो 5 हमें यहां चाहिए ही चाहिए, तो 5 मैंने ऐसे लिखा और इसको ऐसे लिख दिया। ये वाली स्टेप समझ पाए बच्चों? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट, जैसे आई नोट अपने पास क्या होगा, रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट यानी कि 5। तो सबसे पहले बच्चों ऐसे लिख लो, ये समझ गए? देखो समझो, इसमें से 5 कॉमन लो या 5 का मल्टीप्लाई डिवाइड करो, क्योंकि मुझे पता है कि ये 5 आने वाला है तो मुझे इधर तो एक 5 रखना ही रखना है, तो इधर एक 5 रखना है तो अंदर 5 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, 5 5 कट गए, वही चीज आ गई। ये समझ गए? अब इसको तुम लिख सकते हो 5 3/5। बच्चों 3/5 को लिख दो cos 37 cos 53, इधर sin 2πt, इसको लिख सकते हो sin 53 cos 2πt। sin 53 क्या होता है बोलो बच्चों? sin 53 3/5 और ये 4/5। हाँ बोलो। 5 sin, चलो अभी देखते हैं। यहां तक समझ पाए बच्चों मैंने क्या किया? पहले 5 का मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर 3/5 cos 53 3/5 होता है, ये 4/5 होता है। अब ये हो गया बच्चों sin A cos B, sin A cos B, या बच्चों मैं ऐसे लिख देता हूं, देखना बच्चों, इसी को बच्चों मैं ऐसे लिख रहा हूं, sin 2πt cos 53 cos 2πt sin 53, sin A cos B cos A sin B, sin A cos B cos A sin B क्या होता है? sin A प्लस B। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो? 5 sin A प्लस B, A प्लस B मतलब 2πt प्लस 53t। बताओ उस फॉर्मेट में आ गया क्या? उस फॉर्मेट में आ गया क्या? आ गया। ओमेगा टी प्लस फाई के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना था, वो हो गया। हर्षित क्लियर है? कर लो फटाफट। अब बच्चों ये वाला था, कोई और डेटा रहता है वो भी इसी तरह से कन्वर्ट किया जाता है। समझ पाए कि नहीं बच्चों? अब जो नीचे वाली इक्वेशन है पहले वहां तक कंप्लीट कर लो, फिर हम आगे की चीजें डिस्कस करते हैं।
अच्छा तुम्हारी वो बुकलेट अभी तो तुम्हें ज़रूरत नहीं है, मेरे पास है, मैं दे दूँगा फिर, ठीक है। और बच्चों जनरली टॉपिक के स्टार्टिंग में बेसिक चीज़ें ज़्यादा चलती हैं, तो उस केस में होमवर्क कम मिल पाता है क्योंकि शुरू में बहुत बेसिक चीज़ें चल रही हैं। तो उस टाइम में ट्राई ये किया करो कि भाई जो तुम्हारा पुराना रिवीजन है, जैसे टेस्ट में बच्चों में बार बार ये बता रहा हूँ कि पुराना भी आएगा, तो ये मान लो जो भी हमने पढ़ा है वो सब आएगा, बस ये मान लो यूनिट डायमेंशन और क्या रहता है अपना एरर वगैरह मैं नहीं पूछूंगा, बाकी तो मैं सब पूछ ही रहा हूँ। तो उस सब को बच्चों जैसे मैंने बताया है प्रॉपरली रिवाइज करके रखो, ठीक है ना। तो वो रिवाइज करके अपना ढंग से रखो कि कभी भी कुछ भी पूछा जाए वो तुम्हें आए और उसमें कॉन्फिडेंस है। ऐसा नहीं कि हम लास्ट में रिवाइज कर रहे हैं, वो कुछ होगा ही नहीं। हाँ तुम कुछ पूछ रहे हो? वापस बोलो। सैटरडे संडे हाँ, तो तुम उसमें कहना क्या चाह रहे हो? अच्छा आप ये कह रहे हो एक संडे को टेस्ट रख ले। देखो वो मैं कभी सजेस्ट इस वजह से नहीं करता हूँ। अगर हर संडे तुम टेस्ट दे रहे हो 6 दिन, पहले मेरी बात सुनो, सुनो। हर संडे तुम टेस्ट दे रहे हो, एक तो तुम्हारा टेस्ट हो ही रहा है, एक संडे मान लो और टेस्ट ले लिया गया, 6 दिन तुम्हारी क्लासें चली रही, तो तुम्हारे पास कोई भी ऐसा एक दिन नहीं रहता है जिसमें तुम फ्री हो। तो मेन ये कि कोई भी किसी भी रीजन के चलते मान लो कभी कोई क्लास मिस हो गई, कभी कुछ छूट गया, तो उसके पास अपना कोई टाइम बचा ही नहीं है, तो उसका हमेशा बैकलॉग पेंडिंग होता जाता है। सेकंड थिंग ये रहता है फिर टेस्ट की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। टेस्ट की वैल्यू ख़त्म हो जाती है जब आप हर संडे भर भर के टेस्ट देते हो, तो उसकी फिर वैल्यू उतनी नहीं रह जाती है, बच्चा उतने मन से देता ही नहीं। हाँ ये कि जब सिलेबस ख़त्म हो जाता है तब वो चीज़ फिर भी ठीक लगती है कि हाँ मान लो हर 2 दिन 3 दिन में एक टेस्ट ले रहे हैं, लेकिन बार बार टेस्ट लेते रहो, वो टेस्ट की वैल्यू ही ख़त्म हो जाती है। हाँ कोई अगर खुद से देना चाहे तो ये कि हाँ मैंने कई बार बता रखा है, तुम अपने अच्छे क्वेश्चन, जैसे मैं तो कई बार ये भी बोलता हूँ कि मान लो तुम होमवर्क कर रहे हो, 30 क्वेश्चन का होमवर्क है, उसको टेस्ट की तरह से दे के खुद ही अपने चेक कर सकते हो, ठीक है। हाँ तुम कुछ कह रहे थे? हाँ तो बस वही तो अब आप खुद सोच लो, अगर आप नहीं आए, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, जब आप नॉर्मल टेस्ट में नहीं आ रहे तो बस चलो मैंने माना, खुद हो सकता है, मैं खुद मान रहा हूँ कई बार कोई सारे रीज़न हो सकते हैं, तो एक बीच में कोई ना कोई गैप होना जरूरी होना चाहिए कि हम उसको कवर कर सकें, समझ रहे हो। मान लो चलो कोई रीज़न के चलते तुम नहीं आए, तुमने वो टेस्ट पेपर लिया, उस संडे को तुमने ढंग से बैठ के 3 घंटे दे लिया, तो तुम्हें लगेगा कि कम से कम टेस्ट दे लिया। तो खैर उस पर छोड़ते हैं, यहाँ तक क्लियर है बच्चों भी? यहाँ तक कोई दिक्कत? बच्चों ये अपना फॉर्मेट आ गया। अब इसमें बच्चों मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, ऐसे देख के बताओ। मैं पूछता हूँ मैक्सिमम करंट क्या है? मैक्सिमम करंट 5, ओमेगा कितना है? 2 पाई। तो बच्चों ये फॉर्मेट हो तो तुम यहाँ से भी ओमेगा लिख सकते, क्योंकि ये वाला और ये वाला ओमेगा सेम होता है, लेकिन पिछले वाले फॉर्मेट में नहीं। ये फॉर्मेट हो, तुमसे केवल ओमेगा पूछा जाए तो इतना सब करने की जरूरत नहीं। तो बताओ यहाँ से ओमेगा कितना है और यहाँ से कितना है? ठीक है, ओमेगा बच्चों 2 पाई आया, क्या होता है 2 पाई एफ। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 1, टाइम पीरियड 1, क्लियर है। अब बच्चों मैं पूछता हूँ फेज कितना है? 2 पाई टी प्लस 50, 53, समझ गए ना। अब बच्चों जब भी ये फेज पूछा जाता है तो जनरली ऐसे ही फॉर्मेट देना चाहिए कि भाई इस फॉर्मेट के हिसाब से फेज बताओ, क्योंकि अगर मान लो उन्होंने कॉस वाला फॉर्मेट दे दिया तो यहाँ 53 की जगह कुछ और एंगल आ जाएगा। तो जब भी फेज पूछा जाए तो ऐसे बताना चाहिए कि भाई किस फॉर्मेट के हिसाब से चाहिए। अगर नहीं दिया है तो जनरली हम इस फॉर्मेट को स्टैंडर्ड जैसा मान लेते हैं। एसएचएम में तो यही स्टैंडर्ड मानते हैं, I = I0 sin ओमेगा टी प्लस 5, तो हम इसके हिसाब से दे देते हैं। लेकिन बेटर वो होता है कि वो फॉर्मेट बताएं कि भाई तुम्हें किस फॉर्मेट के हिसाब से फेज चाहिए, क्योंकि अगर साइन की जगह मैं कॉस वाला फॉर्मेट कर देता हूँ तो यहाँ 53 की जगह हो सकता है कुछ और एंगल 37 या माइनस में भी आ सकता है, वो चेक करना पड़ेगा, या 37 आ जाएगा, मुझे नहीं पता, वो देखेंगे, लेकिन बताना पड़ेगा। इतना समझ पाए बच्चों? ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? चलें आगे बच्चों, ठीक। टाइम क्या हो गया?
मुझे टाइम हो गया, ठीक है। अब बच्चों इसमें जो मैंने आपको एक सीट दी उसमें 18 19 बस ये दो क्वेश्चन आप एज ए होमवर्क रखो।